सर्दी विशेष रूप से ठंडी थी। जमीन पर बर्फ मोटी और भारी पड़ी थी। गिलहरियां, बिज्जू और हाथी ठंड अंधेरे महीनों में सोने के लिए अपने आरामदायक शीतकालीन घरों में गायब हो गए थे। स्विफ्ट और अबाबील बहुत पहले गर्म देशों के लिए रवाना हो गए थे। यहाँ तक कि स्लग और घोंघे भी गायब हो गए थे। वे वसंत की प्रतीक्षा करने के लिए जंगल के किसी अंधेरे गर्म हिस्से में छिप गए थे। जंगल और खेत खामोश और खाली थे। केवल एक बड़ा काला कौवा उसके शाम के भोजन के लिए शिकार कर रहा था। कौवा पूरे दिन भोजन की तलाश में उड़ता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि एक छोटा चूहा या किसी के बचे हुए दोपहर के भोजन का टुकड़ा भी नहीं। अब वह थक चुकी थी और भूखी भी थी। वह उदास होकर कांव कांव करने लगी। मुझे आज रात का खाना खाए बिना ही जाना होगा, उसने सोचा, और कुछ खाने की आखिरी बेचैन खोज में आकाश में धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी। वह पीछे मुड़ने ही वाली थी कि उसने दूर से आसमान की ओर धुएं का एक पतला गुब्बार उठता देखा। धुआं का अर्थ है आग, और आग का अर्थ है खाना पकाना, और खाना बनाना का मतलब है भोजन, कौवे ने सोचा। वह जितनी तेजी से उड़ सकती थी, उठती हुई धुएं की ओर उड़ी। धुआं एक बड़े फार्म हाउस की चिमनी से आ रहा था, जहां किसान की पत्नी अपने परिवार के लिए रात का खाना बना रही थी। आग के ऊपर एक बड़े बर्तन में स्वादिष्ट महक वाला स्टू उबल रहा था, और मेज पर ताजी पकी हुई रोटियां स्लाइस में काटने के लिए तैयार थीं। मक्खन का एक टुकड़ा और पनीर का एक टुकड़ा खिड़की पर उनकी थालियों में रखा हुआ था। किसान की पत्नी ने खिड़की खुली छोड़ दी थी ताकि ठंडी हवा मक्खन को पिघलने से और पनीर को पसीने से बचाए रखे। कौवे ने खुली खिड़की से पनीर देखा। एक फ्लैश की तरह तेजी से वह खिड़की के पास उड़ गई, अपनी बड़ी काली चोंच में पनीर उठाया और उड़ गई। किसान की पत्नी खिड़की की ओर पीठ करके स्टू पका रही थी। उसने कौवा नहीं देखा। कौवा अपने आप से बहुत प्रसन्न था। सर्दियों की ठंडी दोपहर में पनीर के टुकड़े जैसा कुछ नहीं, उसने सोचा। वह ऊंचे पेड़ों के झुरमुट की ओर उड़ गई। एक चतुर बूढ़ी लोमड़ी किसान के बगीचे में झाड़ियों के बीच छिपी हुई थी। वह भोजन की तलाश में पूरे दिन जंगलों और खेतों में घूमता रहा, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। न तो एक पक्षी, न ही एक चूहा, और न ही किसी की पिकनिक से मिली जूठन। अब वह थका हुआ और भूखा था। मुझे आज रात बिना डिनर के जाना पड़ेगा, उसने आह भरी। वह पीछे मुड़ने ही वाला था, तभी उसने कौवे को अपनी चोंच में पनीर का टुकड़ा दबाए नंगी शाखा पर बैठे देखा। पनीर का कितना प्यारा बदबूदार टुकड़ा, लोमड़ी ने सोचा। मुझे अपने रात्रि भोजन के लिए पनीर का वह टुकड़ा अवश्य लेना चाहिए। अब यदि केवल मैं उस पनीर को कौवे से दूर ले जा सकूं। लोमड़ी ने कौवे को शाखा पर आराम से अपने भोजन का आनंद लेने के लिए जमीन से ऊपर एक नंगी शाखा पर आराम से बैठ गई। पनीर का कितना प्यारा बदबूदार टुकड़ा, लोमड़ी ने सोचा। मुझे अपने रात्रि भोजन के लिए पनीर का वह टुकड़ा अवश्य लेना चाहिए। अब यदि केवल मैं उस पनीर को कौवे से दूर ले जा सकूं। लोमड़ी ने कौवे को शाखा पर आराम से बैठते हुए देखा। वह मन ही मन धूर्तता पूर्वक मुस्कुराया। पेड़ के नीचे तक टहलते हुए लोमड़ी ने पुकारा, शुभ संध्या श्रीमती क्रो, आज आप अच्छी लग रही हैं। कौवे ने आश्चर्य से लोमड़ी की ओर देखा। उसने पहले कभी उसे इतनी विनम्रता से बात करते नहीं सुना था। फॉक्स ने जारी रखा, ओह मिसेस क्रो, आप कितनी सुंदर हैं। तुम्हारे पंख बहुत काले हैं, कितना चिकना और चमकीला। सचमुच मैंने ऐसे पंख पहले कभी नहीं देखे। कौवा और भी आश्चर्यचकित हुआ। पहले कभी किसी ने उसे सुंदर नहीं कहा था। बेशक वह हमेशा से जानती थी कि वह कितनी सुंदर है, लेकिन किसी और के द्वारा प्रशंसा पाना सुखद था। लोमड़ी ने उसकी ओर देखा और आह भरी, आप कितने सुंदर हैं श्रीमती क्रो, कितनी सुंदर। तुम बहुत अच्छी तरह उड़ते हो और बाज से भी ऊंचा उड़ते हो। कौवे ने खुद को ऊंचा रखा। वह हमेशा से जानती थी कि वह कितनी सुंदर और सुंदर है। निसंदेह वह आश्चर्यजनक रूप से ऊंची उड़ान भर सकती थी। ये जानने में लोमड़ी कितनी चतुर है। उसने अपने पंख थोड़े से फड़फड़ाए ताकि वह फिर से उनकी प्रशंसा कर सके। वह कितना आकर्षक प्राणी था। लोमड़ी ने गहरी सांस ली और जारी रखा, तुम्हारे पंजे, मेरा मतलब है तुम्हारे पंजे श्रीमती क्रो, वे स्टील से भी अधिक मजबूत हैं। उसके पंजे। उसे हमेशा अपने पंजे पर गर्व था। वह शाखा पर अनाड़ी ढंग से उछल कूद करने लगी ताकि लोमड़ी उसके पंजों को दोबारा देख सके।
सचमुच उसने बहुत अच्छी बातें कहीं। कौवे को अब तक पूरा यकीन हो गया था कि वह सभी पक्षियों में सबसे सुंदर सुंदर और सबसे मजबूत पक्षी है। लोमड़ी मन ही मन चुपचाप मुस्कुराई। उसने कौवे की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा और कहा, प्रिय श्रीमती क्रो, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। ये दुनिया की सबसे मधुर आवाज होगी, उतनी ही खूबसूरत जितनी आप हैं। प्रिय श्रीमती क्रो, क्या आप मेरे लिए नहीं गाएंगी? कौवा खुश हो गया। अन्य सभी पक्षियों ने उसे बताया था कि उसकी आवाज बहुत भयानक है और यहाँ लोमड़ी उससे उसके लिए गाने की भीख मांग रही थी। बेशक वह हमेशा से जानती थी कि उसकी आवाज कितनी प्यारी है। कौवे ने एक गहरी सांस ली और जोर से और कर्कश कांव कांव करते हुए अपनी चोंच खोली। पनीर का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। लोमड़ी ने उसे गिरते ही उठा लिया और कौवे को एहसास होने से पहले ही निगल लिया कि क्या हुआ था। लोमड़ी हंसती हुई चली गई। अगली बार श्रीमती क्रो, सावधान रहें कि आप क्या मानते हैं। जब वह पेड़ों के बीच से गायब हो गया तो वह रोया। कौवा मूर्खता महसूस करके रह गया। वह इतनी व्यर्थ और इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी कि लोमड़ी की चतुराई भरी बातों में आकर अपना प्यारा रात्रिभोज खो बैठी।